गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी तथा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी एस्पेरेंट्स को, सभी परीक्षार्थी को तथा देशवासियों। माय डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, एस्पेरेंट्स फॉर सिविल सर्विस, बीपीएससी, यूपीएससी एंड डिफरेंट पीसीएस एग्जामिनेशन, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, एक चीज देखा जाता है, अभी जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से नगरिज्म जो है वो ग्रेट नगरिज्म का बात कर रहे हैं, नगलिज्म का। और खास तौर पे देखने को मिलता है कि जब भी बंगाल में इलेक्शन आती है तो इलेक्शन आते ही जो हमारे भारत के, खास तौर पे हम कह सकते हैं कि जो एम्बिशियस या कह सकते हैं एस्पायरेशनल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो एक सेपरेट स्टेट का दर्जा यानी स्टेटस अभी तक मांग रहे हैं भारत में। और इसी के दौरान आज मैं चर्चा करूंगा गोरखालैंड डिस्प्यूट क्या है, गोरखालैंड डिस्प्यूट कब से हो रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये इंट्रोडक्शंस के भी पार्ट बताएंगे। इसका मेन इश्यूज क्या है, इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमारा देश के संविधान क्या कहता है, ये सारी चीज़ों को आज मैं एक एनालिटिकल फॉर्म में मैं आपके बताने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारे देश के संविधान के रहते हुए या कह सकते देश के संविधान के कंसिडर करते हुए आज हम चर्चा करेंगे। और आज का लेक्चर खासतौर पे जो मेंस लिखेंगे तो पॉलिटी बेस्ड रहे, एक तरह से देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला बनता है। तो ओवरऑल आज का जो डिस्कशंस होगा ये हमारा गोरखालैंड डिस्प्यूट्स पर होगा। यदि देखा जाए तो गोरखालैंड की जो डिमांड है या जो उनकी एक राज्य की जो मांग है, यह मांग कोई नई नहीं है। अंग्रेज के समय से ही उनकी यह डिमांड रखा गया है, अंग्रेज के समय से उनकी मांग को लाया जा रहा है। जब आप देखें कि 1907 में 1907 में जब आप देखते हैं तो 1909 में हमारा देख सकते हैं पार्लियामेंटो जब सुधार आया था, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आई थी, तो 1907 में पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंटो जो सुधार अधिनियम बनी थी और उसके जो मंडल थे या उसके जो टोटल मेंबर्स ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, तो उनके समक्ष सबसे पहला बार देखा गया था कि गोरखालैंड ने अपने डिमांड को रखा था। फिर आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद 1980 के बाद हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग है या फिर कह सकते हैं कलिम्पोंग है, उसके कर्सियोंग है और अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र में बसे जो नेपाली समुदाय के लोग हैं जिनकी नेपाली भाषा है, जिन्हें हम गोरखालैंड गोरखा के रूप में जानते हैं, तो जो गोरखा नेशनल जो लिबरेशन फ्रंट जो है, इसके नेतृत्व में अलग राज्य की मांग जो है लगातार होते आ रही है। इसके लेकर कितने बार प्रदर्शन भी हुए, कितने बार हिंसात्मक भी रूप ले चुका है। और इसको लेकर के हम देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के हिंसात्मक में बहुत सारे की जान भी गई। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला बनता है, हमारे कहीं ना कहीं जो हमारी प्रशासनिक दृष्टि है उस पर भी प्रश्न बनता है, राजनीति भी इस पे होते हैं। तो अलग जो गोरखालैंड राज्य की जो मांग की समस्या जो हो रहा है, इसका समाधान के लिए क्या सरकार हमारी प्रयास कर रही है नहीं, तो इसको आप देखिएगा मोटा मोटी। अभी मैं एक एज इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो 1988 में जब देखिएगा तो 1988 में दार्जिलिंग जो गोरखा हिल काउंसिल जो थी, तो नॉर्मली 1988 में दार्जिलिंग की गोरखा हिल काउंसिल की जब स्थापना कर दी गई थी, तो उसके बाद देखें कि इसको लेकर के आप ये भी देख सकते हैं कि 71वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 71, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुई थी, इसके आप यदि माध्यम देखिएगा तो जिस तरह से कोंकणी हुआ, मैथिली हुआ, इसी के साथ ही साथ नेपाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल की गई। यानी यदि हम एक कहें कि भारत के संविधान, तो भारत के संविधान के यदि आप देखेंगे तो भारत के संविधान के जो हमारा आर्टिकल 244 का ए है, यानी 244 का जो हमारा ए है, या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे ही चीजों को लेकर के या ऐसे जिनको एक स्पेशल प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं या कह सकते हैं पार्शियल जो प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं, वैसे जगहों के लिए, क्षेत्रों के लिए यह मुख्य रूप से लाया गया था। इसी के आधार पर हमने देखा कि 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जिस तरह से हमारा मैथिली हुआ, कोंकणी हुआ, उसके बाद हमने देखा कि नेपाली भाषा को भी भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जोड़ा गया। फिर अब 2005 में आप देखिएगा तो 2005 में जो छठी अनुसूची थी, ये 2005 के छठी अनुसूची के तहत हमने देखा कि जो गोरखा हिल काउंसिल थे,
तो गोरखा हिल काउंसिल को मुख्य रूप से हमने देखा किसे मंजूरी दे दी गई, अप्रूवल भी दे दिया गया। 2012 में आप देख सकते हैं, यदि पीरियडिक आप देखिएगा तो 2012 में क्या होता है कि दार्जिलिंग जो गोरखालैंड हिल काउंसिल के स्थान पर उन्होंने क्या किया कि गोरखालैंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव का उन्होंने गठन कर दिया। हिंदी में आप कहें तो इसका हो जाएगा गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन। तो उन्होंने क्या किया, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का गठन किया। और इसको करने के बाद जो हमारा पार्शियल जो ऑटोनोमी होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अर्ध स्वायत्ता जो होती है, तो जो पार्शियल ऑटोनोमी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्निंग का जो होता है, बॉडी का होता है, उसका उनको क्या हुआ कि स्टेटस प्राप्त हो गया। ये सारे प्रयासों के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि गोरखालैंड राज्य की जो अभी तक मांग है वो अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा बन के बैठा हुआ है। आखिर अब कारण क्या है, इतने सारे हम उनके लिए प्रावधान भी कर दिए, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेटस भी हमने दे दिया, भारत के संविधान के अंतर्गत मैंने उनको भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार भी दे दिया, उसके बावजूद ये सारे जो प्रयास हैं, सारे प्रयास कहीं ना कहीं विफल दिख रहे हैं। गोरखाओं की जो निम्नलिखित समस्याएं हैं, भिन्न भिन्न जो उनकी समस्याएं, उनकी जो मांग है, आखिर ऐसा क्या है कि इसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये समस्या अभी भी बनी हुई है। तो ये चीजों को जानने के लिए थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ले जाना चाहूंगा। और वो जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार की कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ अंग्रेज के समय के भी हम रिपोर्ट आपको बताएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के हम रिपोर्ट्स के तहत हम आपको इस तरह की चीजों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप देखिए कि जो गोरखालैंड मूवमेंट है, यानी जो उनकी आंदोलन है, ये सबसे पहले देखिए गोरखालैंड जो मूवमेंट है, यह एक आंदोलन जो है, एक ऐसी आंदोलन है जो एकमात्र सेपरेट राज्य की मांग करते हैं। सेपरेट का मतलब होता है जिस तरह से हमारा बिहार है, जिस तरह से बंगाल है, असम है, तो जिस तरह से ये सारे हैं, उसी तरह वो उसका कहना है गोरखालैंड वाले को कि भैया हमें आप पश्चिम बंगाल से हमें अलग राज्य बना के दे दो। उसके पीछे रीजन्स हैं कि जैसे बंगाल की जो भाषा है उसमें हम बहुत सारे रीजन्स पे भी चर्चा करूंगा। तो नॉर्मली अब देखिएगा तो बंगाल की जो कल्चर है, बंगाल की जो भाषा है, और खास तौर पर यदि हम गोरखालैंड वाले की बात करें, गोरखा की बात करें, तो गोरखा की अपनी संस्कृति है, अपनी समाज है, अपनी भाषाएं हैं, और उसके अनुरूप उनका कहना है कि मेरा जो संस्कृति, समाज, बोली यानी लैंग्वेज, ये सारे को कहीं ना कहीं रिजेनरेट करना चाहते हैं, रिबर्थ देना चाहते हैं, जो उनके साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अनदेखी हो रहा है। और इसी चीज को देखते हुए गोरखास जो हैं इस तरह से आंदोलन करें और पश्चिम बंगाल से वो अलग एक स्वायत्त राज्य, एकदम सेपरेट राज्य को डिमांड करते आ रहे हैं। अब बात हम करते हैं कि यदि हम इस राज्य की बात करें तो मुख्य रूप से जो इसको प्रपोजल है स्टेट का, उसमें इंक्लूडिंग हमारा हिल्स एरियाज आ जाते हैं, हिल्स क्षेत्र आ जाते हैं, खासतौर पे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसमें आ जाते हैं। जैसे आप दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, फिर आप कलिम्पोंग को ले लीजिए, फिर डुआर्स को ले लीजिए, तो तीनों जो खास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के, आप कह सकते हैं जो पहाड़ी जो इलाका है, इस पहाड़ी इलाका के इंक्लूडिंग से यानी सम्मिश्रण से वह एक सेपरेट राज्य बनाने की कोशिश करना चाहते हैं और डिमांड कर रहे हैं। अब हम बात करें कि यदि गोरखालैंड की जो डिमांड हो रही है, मुख्य रीजन्स क्या है, तो मुख्य रीजन्स है कि कभी भी भारत से सेपरेट नहीं होना चाहता। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। आप ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से भारत से खलिस्तान की हमने मामला देखा था कि खलिस्तान ने कहता था कि मैं भारत से अलग ही रहूंगा, मैं एक स्वतंत्र रहूंगा, लेकिन ये जो गोरखास है, गोरखालैंड की जो चर्चा हो रही है, गोरखालैंड जो है कभी वो भारत से अलग नहीं होना चाहते, यानी भारत को वो अपना देश मानते हैं, वो अपने आप को भारत के ही नागरिक मानते हैं, वो भारत के संविधान में निष्ठा तथा विश्वास भी रखते हैं, भारत के हर नियम कानून उनके लिए बराबर है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वह भारत में एक स्वतंत्र राज्य की दर्जा ले रहे हैं। दर्जा जो होती है स्वतंत्र राज्य की दर्जा वो मांग रहे हैं, ना कि वो भारत से अलग होने की बात कर रहे हैं। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। तो उनकी मात्र यही रीजन है कि हाउ टू क्रिएट अ क्रिएशन ऑफ अ स्टेट फॉर गोरखालैंड विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्कॉर्ड्स। तो उनका कहना है कि भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है, मैं भौगोलिक क्षेत्र में ही रहूंगा, भारत का ही अंग रहूंगा, भारत के संविधान को फॉलो करता हूं, करता रहूंगा,
हमें केवल एक आप स्वतंत्र राज्य बना दीजिए, हमें पश्चिम बंगाल से अलग कर दीजिए। ये उनकी मुख्य रूप से मांग है। और इसको हम कह सकते हैं कि गोरखास का ये सबसे बड़ी जो है, ये डिनाइंग नहीं है बल्कि एक एक्सेप्टेंस है, सबसे पहली बात रखिए। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो गोरखास वाले जो है वो इंडियन सिटीजन्स, अब इसमें तो ये चीजों को आप स्पष्ट कर लें कि गोरखास जो है उनकी जो हम ओरिजिनेशन की बात करें या उनकी सिटीजनशिप की बात करें तो वह मुख्य रूप से नेपाली मुल्क के होते हैं। वो नेपाली मुल्क के हैं लेकिन मुख्य रूप से वो भारतीय नागरिक हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उनकी ओरिजिनेशन जरूर नेपाली है लेकिन वह भारत का ही नागरिक है, ये चीज को ध्यान देंगे। और वो भारत में जिस तरह से अपना क्षेत्रीय विकास कर सकते हैं, जनसंख्या विकास कर सकते हैं, संस्कृति तथा समाज को भी वो जिस तरह से विकास का एक रूप देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसे उन्हें अछून रखा जा रहा है। और ये सारे रीजन से जिसके कारण वो सरकार के सामने, या समय समय पर हम देखते हैं कि आंदोलन, कभी छोटी आंदोलन कभी बड़ी आंदोलन, खासतौर पे इलेक्शन के समय जब आते हैं तो बहुत ज्यादा आंदोलन बढ़ जाते हैं, गर्माहट हो जाती है। तो इसको यदि आप बैकग्राउंड की ओर देखिएगा तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, तो इस बैकग्राउंड में आप ये चीजों को देख सकते हैं कि जैसा कि हम यदि बात करें तो खासतौर पर यदि 17वीं और 18वीं हम शताब्दी की बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी में हम देख सकते हैं कि जो नेपाली जो किंगडम थी, उन्होंने हिमालय के जो क्षेत्र थे, पूरे हिमालय के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि उनका जो है अपना एक बहुत बड़ा विकास या अपना फैलाव कह सकते हैं। तो हिमालय के पूरे क्षेत्र में वो अपना स्वरूप को फैलाया दिए, ये चीजों को हम ध्यान देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जिस तरह से उनका स्प्रेडनेस हुआ है, हिमालय के पूरे क्षेत्रों, तराई के जो इलाका था उस इलाका में जिस तरह से उनकी पैठ जमी है, इसी के दौरान आप देखिएगा कि लगभग 1777 ईस्वी की बात है, 1777। तो 1777 में हम क्या देखा कि जो नेपाल की किंगडम थी वह फैलते फैलते यहां तक कि हमारे भारत के जो सिक्किम राज्य है अभी वर्तमान में, यहां तक वो फैल गया और सिक्किम को भी अपने कब्जे में लगभग कर लिया था। और उसी में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें इंक्लूड उस समय थी। 1777 की बात कर रहा हूं तो 1777 की बात कर रहा हूं। और भारत के पूर्व से देख करके मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने सफलता की एक गाथा लिखते गए, एक इतिहास लिखते गए, चाहे इन्वेडेड की हो, चाहे कनकर्ड की हो, चाहे उन्होंने आक्रमण कर कर किसी चीजों को, किसी क्षेत्रों को अपने में मिलाया या विजय हासिल करके किसी क्षेत्रों को मिलाया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो किंगडम थी, नेपाली जो किंगडम थी, वो आज का हमारा जो कुमायूं है, गहरवाल है या कांगड़ा है, ये सारे क्षेत्रों को उन्होंने मिला लिया। और यहां तक हम कह सकते हैं नेपाली जो किंगडम थी उनकी वर्चस्व या कह सकते हैं उनकी जो अपनी एक प्रशासनिक या कह सकते हैं कनकर्ड करने की जो क्षमता थी, इन्वेडेड करने की क्षमता, उसके तहत वो अपने क्षेत्रों में इसे सम्मिलित कर लेते हैं। एक्चुअली नेपाली किंगडम का ये जो इतिहास आता है देखने को मिलता है कि तीस्ता नदी से लेकर के सतलज नदी, ये जो हमारा है, तो तीस्ता नदी से सतलज नदी तक उनकी फैलाव लगभग हो चुकी थी, यानी उनका अपना विकास का गाथा हो चुका था। और इसी के दौरान हम देख सकते हैं कि लगभग 1814 से लेकर के 1816 यानी 2 साल यदि हम बात करें तो ये 2 साल में खासतौर पर एंग्लो नेपाली या एंग्लो नेपाल आप कह सकते हैं, एक वार होता है, एक युद्ध होता है। और अंततः जो नेपाल के राजा थे यानी किंगडम थे, एक ऐसे सीट पर वो कंसेंट करते हैं, सहमति जताते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा तराई उस समय का जो हिमालयन का जो तराई क्षेत्र थी उस लैंड में, जैसे हमारा सिक्किम था, कुमाऊं था, गहरवाल थे और कांगड़ा, तो ये सारे के सारे तब तक हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार भी आ चुकी थी। हमने देखा था कि भारत में 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। अब क्या होता है कि यहां से एक और आप कह सकते हैं करवट लेना, एक नया रूप में आना। ब्रिटिश सरकार बहुत सारे क्षेत्रों पे उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा रखे थे। और इसी के बाद हमने देखा कि 1814 से 16 के बीच में जो इंडो नेपाल जो युद्ध हुआ, फिर समझौता होना चालू हुआ। और उसी समझौता में ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल के जो किंगडम थे यानी राजा थे,
ये दोनों के बीच में एक सुगौली की संधि होती है, यानी द ट्रीटी ऑफ सुगौली। और ये जो सुगौली की संधि होती है, इस पर जो सिग्नेचर होता है, साइन होता है, वह 4 मार्च 1816 को होता है। यानी फाइनली 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल के जो किंगडम थे उनके बीच में हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1907 ईस्वी में हम देखें तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट उस समय जो हिल्समैन जो एसोसिएशन थी, तो 1907 में 1907 ईस्वी में हिल्समैन जो एसोसिएशन थी, उन्होंने सबसे पहले यह मुद्दा को उठाया कि हमें बंगाल से भैया आप एक अलग कर दो, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में हमें अलग कर दीजिए। यानी यदि प्रश्न आता है कि सबसे पहला मुद्दा उठाने वाली कौन सी एसोसिएशन थी, तो आप जवाब दे सकते हैं 1907 में जो मुद्दा उठा वो हिल्समैन एसोसिएशन ने उठाया, यह पहली मुद्दा हुई। उसके बाद हम देख सकते हैं 1929 में 1929 ईस्वी में आप देखिएगा कि जो हिल्समैन जो एसोसिएशन था, तो हिल्समैन एसोसिएशन जो था गोरखा के जो ऑफिस एसोसिएशन थे उनके साथ जुड़ गए। और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जो क्रुस्वेंग जो गोरखा थे, याद कर सकते हैं क्रुस्वेंग गोरखा जो लाइब्रेरी थी, उनको एक पिटीशन के आधार पर उन्होंने सबमिशन देता है। और वह सबमिशन जो था वह था कि ब्रिटिश जो उस समय की सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार से वह मुख्य रूप से एक सेपरेट राज्य को उन्होंने डिमांड किया जो उस समय बंगाल का प्रोविंसेस में क्षेत्र में आता था। यानी बंगाल के प्रोविंसेस, क्योंकि हमने देखा था कि उस समय प्रेसिडेंसी का इलाका था, हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी थी, महाराष्ट्र यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो बंगाल की प्रोविंसेस में जो आते थे, वो उन्होंने कहा कि हमें बंगाल के प्रोविंसेस से हमें स्वायत्ता दे दीजिए, हमें सेपरेट एक स्वायत्ता आप दे दीजिए। और इसको लेकर के उन्हें ब्रिटिश सरकार के सामने अपना डिमांड को रख देते हैं। फिर क्या होता है कि दार्जिलिंग जो क्षेत्र थी, तो केवल दार्जिलिंग यदि हम क्षेत्र की बात करें तो केवल दार्जिलिंग क्षेत्र जो था, या खास तौर पर बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, वो प्रेसिडेंसी का अंग 1935 में बन जाता है। यानी जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो हम कह सकते हैं कि 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, उसी के दौरान आप कह सकते हैं कि जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र था, यह क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल का पार्ट बन जाता है, बंगाल का आप कह सकते हैं अंग बन जाता है। और इसके पीछे रीजंस थी। इसका सबसे बड़ा जो जरूरत महसूस किया गया था वह था कि जब हम देख सकते हैं उस समय जब इलेक्शन हुई थी और जो बंगाल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, तो बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में कह सकते हैं जो एक इलेक्टेड जो खास तौर पे मेंबर्स होते हैं, उनको भेजना एक बहुत बड़ा जरूरी महसूस किया जा रहा था। और इसी के दौरान हमने देखा कि ये चीजों को की गई। इसके पीछे और सारे रीजंस थे, और रीजंस ये था कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो केसेस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम अपने आप को जो फैसला लेते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से हम अपने आप को कैसे सुदृढ़ रखें, और इस सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए अंततः जो ब्रिटिश की सरकार थी, उन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार की जो आप कह सकते विचार था, वो विचार था कि दार्जिलिंग को जो है उस समय बिहार के जो भागलपुर थी, तो बिहार के भागलपुर से उसको कंट्रोल करने से ज्यादा अच्छा था कि इसको हम बंगाल में कर लें, इसको बंगाल से हम इसको कंट्रोल करें। तो यह सबसे बड़ा, यदि हम प्रशासनिक दृष्टि की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि में सबसे पहला एक प्रश्न बनता है। और इस दृष्टि के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंततः 1935 में दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र था उसको अंततः पश्चिम बंगाल का प्रोविंसेस के अंतर्गत उसको ले ली जाती है, यानी उसकी प्रेसिडेंसी में मिला ली जाती है। ये प्रश्न हुआ। उसके बाद इस तरह के जो इश्यूज हुए वह अंततः 1941 की यदि हम बात करें, 1941 की बात करें, तो 1941 में यह इशू और ज्यादा सरफेस्ड हो गया। और सरफेस होने में हमने देखा कि दार्जिलिंग के लिए जो डिमांड हो रही थी वह एक्सक्लूड कर देती है फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल। तो बंगाल के प्रोविंसेस उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और अंततः देखा जाता है कि एक जो चीफ कह सकते हैं सेपरेट चीफ कमिश्नर्स जो होते हैं, तो सेपरेट चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को लेकर के इसको उसमें सम्मिलित की जाती है, उसको लिए अलग से बना दिया जाता है। और सबसे बड़ी जो समस्या हुई, यह समस्या हुआ कि जब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 1965
हमने देखा 1962 में जिस तरह से भारत और चाइना के बीच में वार हुए। फिर हम देखा 1965 में हम इंडो पाक युद्ध लड़े, और उसके बाद हम कह सकते हैं 1965 में जब युद्ध हुआ तो उसके बाद से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लक्स मतलब बंगाली जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो वहां के जो रिफ्यूजीज थे, ऐसे कह सकते हैं 1965 में, तो वहां के जो ज्यादा से ज्यादा जो रिफ्यूजीज थे उन्होंने इस तरफ आना शुरू कर दिया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्टेट जो थी उन्होंने इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से 1971 युद्ध के बाद हमने फिर देखा कि जब भारत और पाक का जो फिर युद्ध होता है जिसमें बांग्लादेश का 1971 में जब उदय होती है, तो उस समय भी हमने देखा कि बांग्लादेश से ज्यादा रिफ्यूजी थे भारत में आ गए। और जिस तरह से उन्होंने आया और जिस तरह के से उस समय की जो पॉलिटिकल राजनीति के जो सिनेरियोज चल रहे थे, तो कह सकते हैं एक वोट बैंक की जो राजनीति थी, वोट बैंक की राजनीति को और आगे बढ़ाने हेतु पश्चिम बंगाल में हम कह सकते हैं वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि ऐसी एक नेतृत्व क्षमता को स्थापित कर दिया जिसमें देखने को मिला एक मार्जिनलाइजेशन ऑफ द एथनिक गोरखा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब बांग्लादेश की रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स होने लगे भारत में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होने लगे, और जब एक वोट बैंक की राजनीति की तरह जब उसको कह सकते हैं प्रयोग करना चालू कर दिया गया बंगाल की सरकार के द्वारा, राजनीति तुष्टिकरण के द्वारा, तो वहां पर मार्जिनलाइजेशन के विचार लागे। और गोरखा की जो कह सकते हैं उनकी जो स्वायत्ता थी, स्वायत्ता का मतलब हम कह सकते हैं उनकी जो समाज थी, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो संस्कृति थी, इसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डिप्राइव्ड, यानी उनको उस चीजों से वंचित करने की कोशिश करना चालू कर दिया गया। मतलब कह सकते हैं अनदेखी करना चालू किया गया, इग्नोरेंस दूसरे फॉर्म में कहते। और इससे कहीं ना कहीं खास तौर पे जो गोरखाज थे, ये गोरखाज लोगों को एक बहुत बड़ा समस्या हो। लेकिन बात ऐसा होता है कि खाली गोरखे लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ, केवल गोरखी कम्युनिटी जो थे गोरखा कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गोरखाज के अलावे जैसे आप वहां देख सकते हैं गोरखा भी थे, कंपतपुरी भी थे वहां कम्युनिटी, उसके बाद आप राजवंशी कम्युनिटी देख सकते हैं। यानी एक कम्युनिटी नहीं थी, नाम नहीं सुनेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। तो एक तो गोरखा कम्युनिटी थी, गोरखा कम्युनिटीज के बाद वहां पर कंपतपुरी भी एक कम्युनिटी थी, एक राजवंशी भी कम्युनिटीज थी। ये तीनों जो कम्युनिटीज है, तीनों कम्युनिटी की जो संस्कृति, समाज, शिक्षा, भाषा, स्टैंडर्ड ऑफ लिव, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनके कह सकते हैं कि उनकी जो गुण थे, उनकी जो धरोहर थी, ट्रेडिशनल जो उनकी धरोहर थी, हम कह सकते हैं उनको कहीं कि इसे अपने आप को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करना पड़ रहा था। यही हमारा मार्जिनलाइजेशन का विचार, मतलब वो मार्जिन कर रहे थे, कंप्रोमाइज करना चालू कर रहे थे। और किसी की पहचान जो होती है, आपको हमें पता है कि किसी की पहचान उनकी संस्कृति, समाज तथा उनकी आवाज, उनकी भाषा होती है। और यही चीज है, जब किसी को कंप्रोमाइज करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि जब उससे ज्वलंत जब किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो कितनी खतरनाक विवाद बन सकती है। और इस विवाद में हमने देखा कि इस तरह के जो कम्युनिटी उस क्षेत्र में, जो इस तरह के तीनों जो कम्युनिटीज थे, तीनों कम्युनिटीज को कंप्रोमाइज करने के कह सकते एक तरह से दबाव देना चालू कर दिया गया। एक तो बेचारे वो नेपाली बोलते थे, उसके स्थान पर उनको बंगाली थोप दी गई, पहली बात। दूसरी, उनकी अलग कल्चर थी, उनको बंगाली थोप दी गई। यानी ओवरऑल हम कहें तो कहीं ना कहीं इस चीजों से अपने आप को हैरस महसूस कर रहे थे, डिप्रेस महसूस कर रहे थे। और यही सारे जो रीजन्स हुए भाई साहब, ये सारे रीजन्स के कारण हम कह सकते हैं कि अंततः इस तरह के जो विचार होना चालू हुआ कि हमें भैया आप एक सेपरेट राज्य दे दो, कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा प्रश्न यहीं पर बनना शुरू होता है। इस आधार पर देख सकते हैं कि उन लोगों ने जिस तरह से फिर गोरखालैंड का डिमांड किया, डिमांड के पीछे रीजन थी कि उनकी अपनी आइडेंटिटी जो थी उनको भैया प्रोटेक्ट करना है, उनकी जो कल्चर है, उनकी इतिहास जो है, उनकी ट्रेडिशंस है, तथा और भिन्न भिन्न प्रकार के जो चीज है, खासतौर पर जो दार्जिलिंग के इलाका जो था उसमें जो पाया जाता था, वे सारे चीजों को किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं चिंतित हो गए। और हम कह सकते हैं उन्होंने युद्ध या कह सकते हैं हिंसा का रूप भी ले लिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी आपको इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हैं कि यदि दार्जिलिंग को अलग कर दिया जाए या उसको एक स्वायत्त, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा।
तो सच ये है कि यदि हम दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है वह दार्जिलिंग क्षेत्र से होती है। और दार्जिलिंग क्षेत्र में हमें जैसा कि पता है कि दार्जिलिंग सबसे ज्यादा हमारा क्या है, चाय की बागान के बारे में हम सुनते हैं, यानी चाय की प्रोडक्शन हम देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ टीज देख सकते हैं। उसके अलावे जो हमारा वहां पर टूरिस्ट सेंटर है। लेकिन हम बात करें कि जिस तरह से बंगाल की सरकार ने अभी तक दार्जिलिंग क्षेत्र से जिस तरह से रेवेन्यू का कलेक्शन किया और रेवेन्यू का कलेक्शन कर करके बंगाल के दूसरे क्षेत्रों का जिस तरह से उन्होंने विकास किया, जो कि सबसे पहला यदि प्रायोरिटी हम बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि जहां से हम रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं उस क्षेत्र का हम सबसे पहले विकास करें। यानी जिस तरह से उन्होंने दार्जिलिंग से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, बंगाल के दूसरे क्षेत्रों का डेवलप करती है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं दार्जिलिंग का जितना विकास होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, अभी तक वो इससे वंचित है। तो अब बात होती है कि आखिर क्यों विवाद हो, आप मेरे पैसा मेरे चीजों को आप दूसरे जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नाम कमा रहे हैं, तो मायने सी बात है कहीं ना कहीं तो समस्या बनती है। और यही सारी जो समस्याएं थी, यही सारे समस्या को हम कह सकते हैं कि इस तरह के हिंसात्मक तथा अलग राज्य का दर्जा हेतु लोगों को आप कह सकते उत्सुक कर देता है। इस आधार पे आप देखिएगा कि जब इस तरह से चले तो अब ये क्या हुआ कि एक पॉलिटिक्स या कह सकते हैं पार्टी बेस्ड यहां से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और इसी तरह के हम कह सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन थी, इस रेजोल्यूशन को देखते हुए कि हमारा एक अलग कैसे सेपरेट राज्य बन सकता है, इस सेपरेट राज्य को लेकर के सबसे पहले वहां की बात होती कि जो दार्जिलिंग वाला जो इलाका था या गोरखास के जो नेता थे, वहां पर सबसे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह 1952 में 1952 में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ऑटोनोमस की बात कर रहे थे दार्जिलिंग के लिए, अब यहां से ही हम कह सकते हैं पार्टी मेंबर्स का काम शुरू होता है। क्या होता है कि दार्जिलिंग जो थी, जिस तरह के चीजों को उन्होंने देखा था, एक्सपीरियंस गेन किया था, वहां पर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि दो दो हिंसात्मक जो आंदोलन हुए, यदि हम देखें तो पिछले 31 32 35 साल के अंदर दो ऐसे ऐसे हिंसात्मक हुए। लेकिन शुरू आप देखिएगा 1984 1984 के यदि आप शुरुआत में देखिएगा तो उस समय जिस तरह आप कह सकते हैं सुभाष घिसिंग जो थे, तो सुभाष घिसिंग ने सबसे पहले अपना एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, GNLF। ते सुभाष घिसिंग बनाए थे। एक्चुअली सुभाष घिसिंग जो थे उनको कहा जाता है कि वह गरम दल के भी नेता थे। और एक ऐसा भी समय आ जाती है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक उन्होंने भी कह सकते हैं दार्जिलिंग या कह सकते हैं गोरखास के लिए अलग राज्य का दर्जा मांगने हेतु उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज किया, बहुत लिबरल रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जब उनको हथियार भी उठाना पड़ जाता है, ऐसी खतरनाक हिंसात्मक जब होती है जहां पर पता नहीं कितने लोग के अपने प्राणों को आहुति देना पड़ता है, तो ऐसी भी समस्या आ गई थी। और उसमें अंततः जो सुभाष घिसिंग थे उन्होंने हथियार भी उठा लिए थे। और इसी आधार पर जब उन्होंने एक पार्टी मेंबर्स के रूप में कह सकते हैं लोगों की जो कोलाबोरेशंस को लेकर के सरकार के सामने उन्होंने फाइनली डिसिप्लिन वे में जब उन्होंने अपने विचारों को रखा, तो अंततः देखने को मिला कि लगभग 23 साल के बाद 1988 की हम यदि बात करते हैं तो 1988 में उनको पार्शियल ऑटोनोमी उनको प्रोवाइड किया गया। किनको? सुभाष घिसिंग, जो GNLF के मेंबर नेता थे। उसके बाद हम देख सकते हैं, लेकिन बात होती है कि जब उनको एक पार्शियल ऑटोनोमी उनको 23 सालों के लिए 1988 में जब उनको प्राप्त होता है, मिलता है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो उनको एक चाहिए था एक फार, लेकिन मिला क्या, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको इस तरह से एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मिला। लेकिन जो एक एस्पायरेशनल थी उस राज्य को लेकर के, वहां की जनता को जो एक एस्पायरेशन थी, महत्वाकांक्षी जो उनकी आशा थी, वो आशा कहीं ना कहीं जो हिल पीपल थे उनको निराशा बनाते जा रही थी। और इसी को लेकर के हम कह सकते हैं कि आउटर स्टेट से भी कार्य होने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इस तरह के पार्टी पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं चलते आ रहे थे। इस तरह से सुभाष घिसिंग अपने तरफ से उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन किए।
और इसी के दौरान हम देखते हैं कि एक बिमल गुरुंग का उत्थान होता है। और बिमल गुरुंग जिस तरह से उनकी एमर्जिंग होती है, उनको कहा जाता है कि भैया एक न्यू मसीहा के रूप में वह लोगों के एक आशा बनकर के, आशा के किरण बन गए, खासकर गोरखा जो थे। लेकिन बात होता है कि यदि हम सुभाष घी सिंह की बात करें और यदि हम बिमल गुरुंग की बात करें तो दोनों में असमानता देखने को मिलता है। हाँ, दोनों का हम मानते हैं कि दोनों की जो विचार है, दोनों की जो मोटो है, उद्देश्य है, वो बराबर है, एक है। लेकिन जहां हम देखें तो सुभाष घी सिंह एक ज्वलंत या कह सकते हैं एक गर्म दल के नेता हैं। लेकिन यदि हम बिमल गुरुंग की बात करें तो यह गांधीयन विचार के व्यक्ति हैं, यानी शांत दिमाग के व्यक्ति हैं, हिंसा में विश्वास नहीं करते। लेकिन अब प्रश्न बनता है कि कोई भी हिंसा में कब विश्वास करेगा? कोई नहीं चाहता हिंसा करना, लेकिन प्रश्न बनता है कि आखिर हिंसा क्यों करता है? कुछ ऐसी समस्या आती होगी, आदमी मजबूर होता होगा, तभी कोई हथियार उठा सकता है या हिंसा के रास्ता पे जा सकता है। अदरवाइज कोई हिंसा के रास्ता पे जाना नहीं चाहता। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमारे देश की सरकार को भी पता है। तो जब बिमल गुरुंग जब एक नए मसीहा के रूप में जब आए, तो खास तौर पर हम कह सकते हैं कि जो गोरखास थे, गोरखास के एक आशा का किरण जागता है। और इन्होंने गोरखास के लिए एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम था गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, GJM, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इन्होंने बनाया। और उन्होंने सबसे पहला जो जोर दिया वह गांधी के विचार पर ही जोर दिया, यानी गांधीयन जी का जो पीसफुल जो गांधीयन मूवमेंट थी, वो पीसफुल गांधीयन मूवमेंट के आधार पर खास तौर पर हम बात करें तो बिमल गुरुंग जो थे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश किया। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुरुंग जो थे उन्होंने पिछले 12 साल से हम कह सकते हैं सक्रियता के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो गोरखा का जो लक्ष्य है या गोरखा वाले जो सपना देख रहे हैं, अभी तक सपना इनकम्प्लीट है, साकार नहीं हुई है। और इसको लेकर के समय समय पर वो हिंसा, अहिंसा, आंदोलन, भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं प्रदर्शन का रूप लिया जा रहा है। अब हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी जो होंगे उनके वो बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यदि गोरखा लोगों की डिमांड मान ली जाती है तो फिर क्या होगा कि भारत में इस तरह से जो स्टार्ट हो जाएंगे वह एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चेन रिएक्शन का मतलब हुआ कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि तेलंगाना राज्य बना, अब हम देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्यों का डिमांड होता है। जैसे आप देख सकते हैं सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र राज्य की डिमांड है। फिर उसके अलावा आप देख लीजिएगा जैसे बोडोलैंड वाले डिमांड कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं बुंदेलखंड वाले भी अपना राज मांग रहे हैं। तो इस तरह से उनका कहना है, जो आलोचक है खासतौर पे और जो ज्ञानी है, उनका कहना है कि यदि भारत की सरकार यदि गोरखा की जो डिमांड है उस डिमांड को मान लेती है तो क्या होगा कि इस तरह से पता नहीं हमारे देश में जो 28-29 भी राज्य है, 28 राज्य हैं, पता नहीं कितने राज्य बनेंगे, 1000 राज्य बन जाएंगे। तो इस तरह का जो चेन रिएक्शन होगा ये स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ क्रिटिसिज्म और क्रिटिक्स लोगों का कहना है। लेकिन बात है कि जो डिमांड हो रही है, तो खासतौर पर यदि हम छोटे छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया बोडोलैंड हुआ, बुंदेलखंड हुआ, सौराष्ट्र की बात कीजिए, ठीक है, त्रिपुरा लैंड की बात कीजिए, तो ये सारे जो ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, या आप कह सकते हैं जो आपको स्टेट्स ऑफ द कार्बी है जिसको एंगलोंग, विदर्भ और ग्रेटर कोच बिहार भी हम बोलते हैं, तो ये सारे की जो डिमांड होगी, छोटे छोटे राज्यों की डिमांड होगी, तो सरकार या हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश की जो अपने जो भौगोलिक क्षेत्र है, एक राज्यों का आप कह सकते हैं जो परिसीमन होता है, एक राज्यों का कह सकते हैं कि जो एक अपना एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड पॉपुलेशंस होती है, तो क्या ऐसे रोज हमारे यहाँ राज्य बनते जाएंगे? उनका भी एक तरह से कहना सही है। उसके बाद यदि हम हॉस्टेज ऑफ द हिस्ट्री करें तो हर लोग का अपना कल्चर है, अपना समाज है, अपना शिक्षा है, अपना विचार, अपना भाषा, बोली, जाति, प्रजाति, क्योंकि हमारा देश तो डाइवर्सिटी पर विश्वास करती है। हम तो कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो प्रश्न बनता है इस तरह से।
और खास तौर पे यदि हम बंगाल की सरकार की बात करें या अभी के हम जो वर्तमान के ज्ञानियों की बात करें, तो उनका कहना है कि खास तौर पे बंगाल इससे पहले ऑलरेडी 2 बार उनकी पार्टीशन हो चुकी है। 1947 में, 1905 में भी हमने देखा बंगाल का विभाजन। तो ऑलरेडी पहले ही बंगाल का 2 बार विभाजन हो चुके। उस 2 बार के विभाजन में हमने क्या देखा कि लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी बहुत सारी, वहां पर हमने ये भी देखा कि कम्युनल स्ट्राइक हुए। उसके बाद हम ब्लड शेड भी देखा, खून खराबा, सामुदायिक दंगे। अब मैं इस तरह के तीसरा विभाजन बंगाल में नहीं चाहता और पुनः मैं बंगाल में इस तरह के मतलब अशांति फैलाने की कोशिश करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी बंगाल में इस तरह की चीजें हो चुके हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है सर, वह समस्या है कि जो राजनीति दल हैं, यदि हम क्रिटिसिज्म की बात करें, तो आज के डेट में जो हमारे देश की राजनीति हो गई वो मुंह बोला हो गई है। दो मुंहवा सांप की तरह बोलते हैं। अभी सरकार नहीं बनी है तो अभी कुछ भी बोल देंगे, सरकार बनेंगे तो फिर वो कुछ और बोलना चालू करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल जो इच्छा है, पॉलिटिकल जो हमारी का थॉट है, उनकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लैकनेस है। और सबसे खतरनाक जो इस देश के लिए है वह है डबल स्पीक। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो डबल स्पीक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मुंह बोल मतलब दुमुहा सांप की तरह वो ज्यादा बोलते हैं। तो यह कहीं ना कहीं देश की जो हमारे सुवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, एकता है, इस पे भी इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि हम वर्तमान की बंगाल की सरकार की बात करें, तृणमूल कांग्रेस वहां भी सत्ता में है। तो यदि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और अभी वर्तमान में ममता बनर्जी वहां के सीएम हैं, तो उन्होंने मुख्य रूप से अपने नेतृत्व में उन्होंने कह दिया है कि गोरखा और बंगालीज के बीच में किसी भी प्रकार का विभिन्नता नहीं है। और मैं कभी नहीं चाहता, ये तो खासतौर पर ममता बनर्जी की एक हम आपको कोटेशन बताना चाहूंगा, हिल्स एंड प्लेन्स आर लाइक टू सिस्टर्स। ये ममता बनर्जी जी ने कही कि हिल्स और प्लेन्स जो हैं दोनों दोनों दो बहन के समान है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन ममता बनर्जी को भी समझ में आना चाहिए कि आखिर आज जो डिमांड इतनी हो रही है, इतनी जो हिंसात्मक, आप क्यों नहीं अभी कुछ कार्य कर रहे हैं? आखिर वो सारे क्षेत्रों को अभी तो वंचित क्यों रख रहे हैं? जिस तरह से बंगाल का विकास हो रहा है उस तरह से आप देखिएगा तो अभी दार्जिलिंग का इलाका का विकास नहीं हो रहा है, वो क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वंचित तो हैं। और कहा भी जाता है कि जब तक कमी नहीं होगी तब तक लोगों की आवाज नहीं निकलती है। तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह के खलल हो रही है, इस तरह की कमियां उनको महसूस हो रहा है, तभी तो हम कह सकते हैं वो क्षेत्र जो है गोरखाज वाले जो हैं इस तरह के डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, हिंसा के रास्ते पे जाते जा रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा कि हम रेवेन्यू की चर्चा पहले ही किए थे। तो यदि रेवेन्यू के क्षेत्र में बात करें तो मुख्य रूप से हम यदि देखें तो जो गोरखा या खासतौर पर जब हम दार्जिलिंग वाले क्षेत्र की बात करें तो सबसे अच्छा वहां पर देखते हैं कि चाय की बागान, चाय की खेती, प्रोडक्टिविटी। और दूसरी सबसे जो उनकी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है रेवेन्यू का, वह है हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट या टूरिज्म इंडस्ट्रीज वहां की है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बंगाल की जो सरकार है कंप्लीटली या कह सकते हैं एक्सट्रीमली रिलक्टेंट है to let go through the Darjeeling development and completely the development and to set up the infrastructure development। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जब हमारा फाइनल डिसीजन को जब आप क्रिएट करें न्यू स्टेट्स के रूप में, तो उससे बहुत सारे चीजों को देखें। जैसे हमारे सबसे पहले हम यदि यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, उसके बाद बंगाल की गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि दोनों के बीच में पहले हम कह सकते हैं कि सहमति होनी चाहिए, दोनों के बीच में पहले एक डायलॉग होगा और उस डायलॉग होने के बाद ही देखा जाएगा। लेकिन बात होती है कि उसमें पॉपुलेशन की यदि बात करें तो वो टीनी पॉपुलेशन है दार्जिलिंग का, बहुत कम वहां की पॉपुलेशन है, 18.5 लाख आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू 2011 के यदि सेंसस देखिएगा तो 2011 के सेंसस के आधार पर लगभग 18.5 लाख वहां की जनसंख्या है। तो बहुत अच्छी जनसंख्या भी नहीं है। उसके अलावा भी आप देखिएगा तो जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पे जो रूलिंग पार्टी दिल्ली में चलती है, ठीक है, उनकी भी एक कोलकाता के प्रति हम कह सकते हैं
बंगाल के प्रति हम कह सकते हैं उनका एक एंटागोनिस्टिक विचारधारा है। तो जब तक हम एक दूसरे से एक सिमिलर वे में, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक इक्वालिटी के साथ जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, तब तक यह कहना बहुत मुश्किल है कि हम अपने पॉलिटिक्स या कह सकते हैं अपने देश की जो कह सकते हैं कि जो एकता है, अखंडता है, इसको हम बरकरार रखेंगे। ये कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है। इस चुनौती का सामना और इस चुनौती को हमें स्वीकार भी करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सबसे पहले। उसके अलावा यदि हम पॉलिटिकल ट्रेड की बात करें, पॉलिटिकल ट्रेड ऑफ जो होती है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा सपोर्टिंग की पार्ट होती है, या कह सकते हैं जो टर्म्स ऑफ जो सपोर्टिंग फॉर दार्जिलिंग के लिए होता है, इसमें जिस मात्रा में होनी चाहिए, चाहे वो सेंटर या स्टेट, दोनों की हम बात करें, हम ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी के बोल दिए हैं, को टू स्पीक लेवल के पर्सन हो चुके हैं। तो इस तरह की चुनौतियां कहीं ना कहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब गोरखास का एक डिमांड है कि हमें एक सेपरेट राज्य चाहिए, तो मायने सी बात है कि सबसे पहले एकता होनी चाहिए। लेकिन वहां पर देखने को क्या मिला कि जो बंगाल की सरकार है, तो बंगाल की सरकार ने क्या किया कि जो मिनिस्ट्री, जो पॉलिटिकल वहां की जो पार्टियां थी, या कह सकते हैं वहां की जो मेंबर्स थे, जो एक सेपरेट राज्य की मांग कर रहे हैं, वो सारे में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्ट, यानी गोरखाओं के बीच में भी कह सकते हैं बांटो और राज करो की नीति को इन्होंने कहीं ना कहीं दे दिया है। और उनके बीच में जो हम कह सकते हैं ट्रस्ट था, विश्वास थी, इसको कहीं ना कहीं गोरखा लीडरशिप के बीच में डेफिसिट का काम करवाने की कोशिश की गई। और ये भी एक रीजन होगा कि उनकी जो बार बार ये जो डिमांड है, या बार बार उनकी जो प्रदर्शन हो रही है, ये मतलब फेलुअर हो रहा होगा। इसके लोग करके भी उन्हें, हमें, और उनकी जो मुख्य रूप से जो उनकी कह सकते हैं समुदाय की सपना है, और जो सपना को लेकर के वो बार बार इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अक्षुण्ण हो जा रही है। इस आधार पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स गोरखा कम्युनिटीज के लिए आ जाते हैं, बहुत सारे टॉकिंग होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डायलॉग होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो चीजों को आप देखिएगा। सबसे पहला आप देखिए कि जो सुभाष घीसिंग है, जो जीएनएलएफ के नेता हैं, और दूसरे आप देख लीजिए बिमल गुरुंग को देखिए, जो जीजेएम का नेता है। अब जब आप देखिएगा कि घीसिंग, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था दार्जिलिंग गोरखा हिल्स जो काउंसिल बनी थी, और जब उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था, तो गोरखा लैंड के मतलब कह सकते उस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी, मास पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गोरखास, जैसे ही इन्होंने गोरखा हिल्स काउंसिल इन्होंने दार्जिलिंग के लिए एक्सेप्ट किया, उसके बाद देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जो थे इनके नाखुश, या कह सकते हैं इनके विपक्ष में जाना शुरू कर दिए। और ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी दबाव, या कह सकते हैं वहां की जनता ने बोला कि कहीं ना कहीं घीसिंग जो है एक कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं चुनौती, या कह सकते हैं इस तरह के जो लोगों के विचार चल रहे हैं, ये विचार भी कहीं ना कहीं उनको असंतुष्ट कर रहा है। दूसरी बात हम यदि करें तो जैसे ममता बनर्जी की हम चर्चा करें, तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक मल्टीपल क्रिएशन की है, और मल्टीपल क्रिएशन के अंतर्गत देख सकता है जैसे डेवलपमेंट जो बोर्ड्स होती है, तो उनमें जिस तरह से उन्होंने स्पेसिफिक जो माइनॉरिटीज होते हैं, तो जो स्पेसिफिक माइनॉरिटीज की जो अपनी हम कह सकते हैं जो उनकी एथनिसिटीज होती है, उनकी जो कह सकते हैं प्रायोरिटीज होती है उनकी, और सारे जो कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज, ये सारे जो होते हैं उनको लेकर के वो बहुत अच्छे कार्य नहीं किए। मेजोरिटी वहां पर गोरखास का है, तो जिस उन्होंने मिनोरिटीज के लिए काम किया, उस तरह से मेजोरिटी में जो गोरखास उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपस में ही जो दोनों वहां की पॉलिटिकल पार्टी है, या जो गोरखा के लिए फाइट कर रहे हैं, दोनों को ही आपस में पहले तोड़ दिया गया। यानी कह सकते हैं वहां की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वह पूरा का पूरा नीति डिवाइड एंड रूल का चल रहा है। दूसरी बात कि जो खासतौर पे जो हमारी बंगाल की गवर्नमेंट है, तो बंगाल की गवर्नमेंट ने एक 6 मतलब एक फॉर्म की है, जो 6 बोर्ड्स, जैसे आप लेप्चा को ले लीजिएगा, तमांग को ले लीजिएगा, राय, सरपा, भूटिया, और एक होता है मांगर। तो वहां पर मुख्य रूप से जो कम्युनिटीज हैं उस क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो वहां के जो क्षेत्रों में जो कम्युनिटीज हैं,
तो वहां पर कम्युनिटी में जैसे लेप्चा हुआ, तमांग, राय, सरपा, भूटिया और मांगर, इस तरह के वहां पर कम्युनिटीज हैं। अब ये क्या करती है बंगाल की सरकार, जैसे आप पिछला लोकसभा के इलेक्शन में देख सकते हैं वांगचू भूटिया को इलेक्शन में उतार दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, एक जो कम्युनिटी में जो एक यूनिटी बनी हुई थी, इसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की। यानी डिवाइड एंड रूल का हम जो बात किया वो आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी इस बातों में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यदि हम दार्जिलिंग की बात करें तो सबसे पहले दार्जिलिंग की जो जियोग्राफिकल एरिया की आप बात करें तो दार्जिलिंग की जो जियोग्राफिकल एरिया है और जो एक सेपरेट स्टेट का जो उनकी एक डिमांड है, इस आधार पर हम देख सकते हैं कि उनका सबसे पहला जो जियोग्राफिकल कंपोजिशन है दार्जिलिंग वाला, वह अभी भी हम कह सकते हैं कि वह अपने स्टेट हुड के जो एक कह सकते हैं पैरामीटर्स होनी चाहिए, उसे बहुत हद तक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक्सक्लूड करते हैं, उस लेवल तक हैं। अब लेकिन बात होती है कि यदि हम ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के आधार पर हम देखें कि दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वह लगभग 3149 किलोमीटर का स्क्वायर है। 3149 किलोमीटर स्क्वायर, यानी मोटा मोटी कहिए 3000। तेलंगाना के आप देख सकते 60,000 किलोमीटर का स्क्वायर है। तो यदि हम जियोग्राफिकल बाउंड्री एंड कॉम्पोजिशन देखें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें देख सकते हैं कि वहां की जो लोकसभा इलेक्शंस की बात करें यानी असेंबली की बात करें तो और सारे सीटों से बहुत कम, न के बराबर है। पॉपुलेशन की बात करें तो अभी हम पहले भी बताया था लगभग 18.5 लाख वहां की जनसंख्या है 2011 के सेंसस में आप देखिएगा तो जनसंख्या भी बहुत अच्छी नहीं है। और इस तरह से यदि राज रोज बनते गए 10 लाख 12 लाख जनसंख्या पे रोज यदि राज बनते गए तो पता नहीं भारत में एक आध हजार प्लस राज बन जाएंगे या उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राज्य की जो एक संतुलित व्यवस्थित पैरामीटर्स जो होती है उस पैरामीटर को कहीं ना कहीं फुलफिल भी नहीं कर रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं कि जो कलिम्पोंग है, तो कलिम्पोंग जो था उसको आप देख सकते हैं कि इस समय वो अभी दार्जिलिंग का क्षेत्र बन गया है, दार्जिलिंग का आप कह सकते हो पार्ट बन गई है। यदि हम नेशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में आप देखते हैं तो यदि दार्जिलिंग या गोरखालैंड को एक अलग राज्य बना दी जाती है तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश को, भारत को जो एक नेशनल हम कह सकते हैं जो सिक्योरिटी के मामला में होती है एक बहुत बड़ा एक बिग चैलेंज भी हो सकता है, एक बिग रिस्क भी हो सकता है। और ये हमारे देश की केंद्र सरकार भी समझती है, राज्य सरकार भी समझती है, कुछ लोग भी ये बातों को समझते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जो सिलीगुड़ी वाला जो इलाका है, तो सिलीगुड़ी के जो हमारा कॉरिडोर है वहीं पर हमारा चिकन नेक ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, यदि बाय द वे यदि इसे अलग कर दी गई, क्योंकि वही एक ऐसा हमारा क्षेत्र है, वही एक ऐसा हमारा रास्ता है जिसके द्वारा हम खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट जो भारत का हमारा क्षेत्र है वहां तक हम अपना पहुंच बनाए। और यदि बाय द वे किसी भी प्रकार का, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं चाइना के साथ जो हमारी डिस्प्यूट चल रही है, यदि किसी भी प्रकार के, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन यदि गलती हो जाती, कुछ होती, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे कारगिल का युद्ध में हम देखें या बहुत सारे ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर उस क्षेत्र के रहे हैं, खासतौर पर गोरखालैंड से रहे हैं, उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि यह देश हमारा है, देश के लिए मेरा अंतिम मतलब ब्लड का एक एक कण जो रग है वो हमारे देश को समर्पित है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना हो सकता है जब तक हम लोग हैं। लेकिन वो अलग बात, उनकी अलग है, उनकी एक अलग विचार है कि वो हमारे देश से मान लिया जाए कि इतने अच्छे प्यार करते हैं, इस देश से उनकी इतनी अच्छी लगाव है। लेकिन बात है कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय अपने देश की जैसे संप्रभुता की बात करें, देश की अखंडता की बात करें, देश की एकता की बात करें तथा सुरक्षात्मक की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को, गृह मंत्रालय को इस चीजों पर बार बार सोचने को मजबूर जरूर किया जाता है। तो ये जो एक डर है, एक जो कह सकते हैं डर की जो भावना है, ये डर की भावना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार को लगता है। इस आधार पर देख सकते हैं यदि हम इच्छा शक्ति की बात करें तो इस इच्छा शक्ति के आधार पर आप देखिएगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल
एक यथार्थवादी आप कह सकते हैं कदम उनका भी अपना एक हो सकता है। और इस तरह के जो मतलब कंटिन्यूअसली जो वहाँ पर झड़प हो रहे हैं, इसे यदि सरकार इस पे सोचे, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जैसे आपको हम थोड़ा इतिहास की बात करें, सरकार के कुछ डेटा के आधार पर यदि बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के जैसे राज्य सरकार, इसको लेकर के प्रशासन और कह सकते हैं विधायी